अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको भी। कैसी हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताइए, जुम्मा मुबारक सबको। जुम्मा मुबारक। बिल्कुल ऐसे ही है और जुम्मे को हम कोशिश करते हैं थोड़ा शलवार कमीज और वो थोड़ा सा फील दें। बिल्कुल नहीं, होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कैसा आपका पहला शो, उसका फीडबैक कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रहा। मुझे इससे ये पता चला कि राइज एंड शाइन की व्यूअरशिप काफी अच्छी है। जी, बस माशाल्लाह ऐसी ये मेहनत है पूरी टीम की, ये सब मिलकर करते हैं। Absolutely. तो शो का आगाज करते हैं जनाब। आज के शो में हमारे पास बहुत कुछ है, बड़े सेगमेंट्स हैं और आप हर रोज की तरह जो भी इवेंट्स होने जा रहे हैं, एक तो आईसीसी का इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, इस पर हमने बात करनी है और भारत अपना मैच जीत गया है, उसकी बात होगी। इसके साथ साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की जगह ले रही है। अच्छा, एआई ये का बड़ी कुछ इसमें ना एक रास्ता ऐसा होना चाहिए कि बैलेंस रास्ता हो कि लोगों की जॉब्स के मामलात भी चलते रहे और एआई को भी, आप टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट देखिए, आप करें। टेक्नोलॉजी भी किसने बनाई है? आदमी की तरफ से ही आई है ना। तो अगर आप सारा कुछ उसको टेक ओवर करने देंगे, ये है कि इलॉन मस्क से दोस्ती कर लेनी चाहिए। सही है, ये जरा मुश्किल कम हो गया। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुस्तफा कत्ल केस में जो अब तक पेशरफ्त हुई है। बड़ा हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है और जैसे जैसे तहकीकात हो रही है तो बड़ी चीजें, चश्मकुशा इंकशाफात सामने आ रहे हैं और फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी हमारे शो पर बात होगी। बिल्कुल। तो राइज एंड शाइन बड़ा जैम पैक्ड और माहिर फल्कियात, उनसे भी बात होगी। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। मतलब ये हम पूछने का सवाल है। हाँ, नहीं, अभी आगे चलिएगा। अभी हम जरा अब मुझे पता है आप ये पूछने जा रही है कि क्या ये पूछने का सवाल है। देखिए, इसी बात पे मुझे याद आती है आज की अच्छी बात। और अच्छी बात ये है कि हार्ड डेज आर द बेस्ट बिकॉज दैट्स व्हेन चैंपियंस आर मेड। तो अब ये हार्ड डे एक हमारा गुजर गया और अभी 23 फरवरी को एक और हार्ड डे आने वाला है। अब देखते हैं कि चैंपियंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे, उम्मीद तो यही है हमारी कि चैंपियंस बनेंगे। हार के भी चैंपियंस है ना। जी जी, समझने की बात है कि अगर आप हार गए दिल में है। सही है। तो अब बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ और पहली टॉप स्टोरी हमारी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात हुई है। और कल हमने आपको यही खबर दी थी कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई उनकी और उन्होंने कहा था ऑपोजिशन से भी मिलेंगे। तो आज उनकी मुलाकात ऑपोजिशन से भी होगी, लेकिन बार एसोसिएशन के वक्त से जो मुलाकात हुई है इसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने बताया है कि मुलाकात चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में हुई है और चीफ जस्टिस आज ऑपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से भी मुलाकात करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। वालदा ने बदला लेना कभी सिखाया ही नहीं, इसलिए कहता हूं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि औरतों पर आए पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वजीर आजम बनी। आज पंजाब की वजीर आला भी एक खातून ही है। जी बिल्कुल, खातून वजीर आला, बिल्कुल सही कहा। मरियम नवाज है जो कि क्लेम कर रही है कि वो बड़े काम कर रही है। हाँ, लेकिन ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठीक बात कही है कि जमहूरियत जो है ना वो बेहतरीन इंतकाम है। और आप देखें, जब मफाहमत करते हैं सियासी जमातों में, जब डायलॉग होता है तो डायलॉग से ही रास्ते निकलते हैं। और वो जो मार्शल लॉ की बात की है तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारे तजुर्बात रहे हैं मार्शल लॉ को लेकर और पाकिस्तान जहाँ पीछे है तो उसमें ये बड़ा एक ये जो अवामिल है, जहाँ जमहूरियत की बात आती है वहाँ पे हमेशा एजुकेशन की बात होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक आप शऊर नहीं पैदा करेंगे कौम में तो वो जमहूरियत को लेकर आगे कैसे जाएगी। बिल्कुल। और डेमोक्रेसी क्यों? डेमोक्रेसी इसलिए ताकि रूल ऑफ लॉ हो। डेमोक्रेसी इसलिए ताकि लोगों के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, Spoken like a true journalist. ये इसको सेफगार्ड किया जा सके। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी ये है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और पीका एक्ट समेत दीगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं बात कर ही रहा था तो अगली टॉप स्टोरी हमारी ये आ गई। अब ये मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ये देखें डायकॉटमी दो अच्छा खैर, पीका एक्ट समेत दीगर दफात के तहत नया मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब की जाली तंजिया और मजाहिया वीडियोस बनाकर अपलोड की गई जो हुकूमती ओहदे की तौहीन है। देखिए, किसी की भी कोई भी इस किस्म की जाली वीडियो बनाना, एआई का सहारा लेकर
और फेक ऑडियो वीडियो Exactly. इस तरह की बहुत गलत है ये। हाँ, तो एआई का freedom गलत of इस्तेमाल speech किया है। जा रहा है ना इस वक्त। बिल्कुल ऐसे। ये जो डीप फेक है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और एज वी स्पीक एंड आई थिंक इसकी रोकथाम होनी चाहिए और आई थिंक साइबर लॉज बनना शुरू हो बिल्कुल। जाएंगे। और देखिए तफरीक करने की बिल्कुल जरूरत है ना, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो बिल्कुल ठीक हो रही है, बिल्कुल इसको कोई इस पर तनकीद नहीं करेगा। नहीं। ये होना चाहिए। आजादी इजहार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की तौहीन करें या आप किसी के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके, अगर आपको कोई बुरा और लगता अपने है और आप उनसे एग्री नहीं करते तो आप हर तरीके से उनको मलाइन करने की जो बिल्कुल कोशिश ऐसे। करते हैं वो तो नहीं होनी चाहिए। तो ये केस तो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन पीका एक्ट जो है हाँ जी। इस पर सहाफी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे बारहा लोग सुन चुके हैं, हाँ जी। लेकिन उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। कब किया जाएगा ये उम्मीद हम लेकिन करेंगे। हम अब आते हैं अपनी चौथी स्टोरी पर और वो है वजीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाया। ठीक है, और बनाना भी जरूरी था, बहुत जरूरी था। बिल्कुल। एक इंटरव्यू में असबा बुखारी ने कहा कि ये लोग जितनी मेहनत से इश्तहारात में दिखाई देते हैं, अगर इतनी मेहनत से प्रैक्टिस करने पर लगा दे तो शायद हालात कुछ हमारे बेहतर हो जाए। बात की है, देखिए है ना? बहुत अरसे बाद एक पहली बात ऐसी है असबा बुखारी की, इसमें मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात की है। हाँ जी। तो बस सूबाई वजीर ने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा था कि सर्जरी होगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। नहीं, असल में जो सर्जन्स अरेंज नहीं हो सके और फिर वो अपरेटस उसके लिए जरूरी होता है कहीं और से लेकर आना। तो वो चीज़ नहीं हो सकी, जिस वजह से सर्जरी नहीं हुई है और सर्जरी के बगैर ही टीम पाकिस्तान मैदान में उतर चुकी है। तो खैर अब अल्लाह हाफिज है हमारी टीम का भी, और उम्मीद यही है कि अच्छा परफॉर्म टीम पाकिस्तान। तो क्रिकेट से ही आगाज करें फिर शो का। अब तो यही होना है, चैंपियंस ट्रॉफी जब तक चल रही है तो कोई और बात नहीं होगी, पॉलिटिक्स भी नहीं होनी भी चाहिए। अभी कल जो मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का, कैसा रहा? आपने कैसा लगा आपको? बेहतरीन रहा। देखे ना, आप जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। कैसा लगा, कैसा दिया? वाह वाह। अच्छा, उसके बाद भी जो सवालात आ रहे थे, क्योंकि मैं एक सेट पे मौजूद थी, हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि अब जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा उसमें क्या होगा। उसमें क्या होगा? मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल अपनी राय नहीं देना चाहती। हमारे साथ एक है शख्स इस शो का हिस्सा होंगे, वो बताएंगे कि क्या सितारों का अहवाल क्या। अच्छा जी, तो कल का मैच हुआ बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। बांग्लादेश की 5 विकेट्स तो गिर गई बहुत ही पहले, अर्ली, और उनकी विकेट्स गिर गई, लेकिन उसके बाद उनके मिडिल ऑर्डर ने संभाला दिया और 200 से अबव टारगेट को लेकर गए, और फिर मुश्किल भी दिखाई दिया एक स्टेज पर भारत के लिए। इतना इजीली वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। और बांग्लादेश की टीम भी काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांग टीम है, नजर आ रहा है कि स्ट्रांग टीम है। और लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरह परफॉर्म किया, ये होती है जिम्मेदाराना बैटिंग। यानी आप पिच को रीच करके, क्योंकि बड़ा तेज खेलते हैं वैसे वो, छक्के चौके लगाते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पिच ऐसी नहीं है जहां पर बॉल बैट पर आ रहा है, तो वो रुके विकेट पर। ठहराव भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ठहराव जरूरी है, और उन्होंने रन रेट स्कोर बोर्ड टिक करने दिया, सिंगल डबल लेते रहे और इस तरह उन्होंने मैच निकाल लिया। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, कहते हैं ना गेम प्लानिंग के साथ जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर इसी तरह होता है। जीत के लिए वो उतरे थे और वही कन्विक्शन उनकी काम आई। तो हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर जी तौसीफ अहमद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। और तौसीफ भाई जब भी ज्वाइन करते हैं ना, तो वो याद है ना आपको शारजा वाला जी जावेद मिराज का चक्कर। तौसीफ भाई जो थे वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे उस वक्त। अच्छा, हाँ, तो वो उधर मौजूद थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तौसीफ भाई वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम जी तौसीफ भाई। अच्छा, फिर कल के मैच की, पहले पाकिस्तान के मैच की तो हम बाद में बात करते हैं, कल के मैच की करते हैं बात। इंडिया ने जैसे परफॉर्म किया है, यानी वो जीतने के लिए आए थे और टीम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बैटर्स ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? जी शुक्रिया। एक तो ठीक आपने कहा, यही एक क्लास होती है किसी भी टीम की, जाहिर है जी। ये इंडिया तो एक अच्छी टीम है और बहुत ही अच्छी टीम है। जिस लिहाज से शुरू में मैं आपकी बात सुन रहा था कि किस तरह बैटिंग की, और जाहिर है मैं क्रेडिट देता हूँ बांग्लादेश को कि उन्होंने 5 आउट होने के बाद जो है इतना स्कोर किया। पहला मैच था इसलिए थोड़ा सा पिच को हम देख रहे थे कि स्लो डाउन थी, और 5 आउट होने के बाद कोई टीम इतना आसानी से संभलती नहीं है, जबकि उसके मुखालिफ टीम बहुत ही तगड़ी हो। तो उस लिहाज से क्रेडिट बिल्कुल जाता है बांग्लादेश को कि उन्होंने बहुत ही उम्दा खेला, और नजर आ रहा है कि उनके पास एक बैलेंस टीम नजर आ रही है। उसमें
सारे मोहरे मौजूद हैं जी जो कि होने चाहिए, ओपनर से लेके स्पिनर तक, बिल्कुल फास्ट बॉलर सारे। अच्छा, अब हम आपने शुभमन गिल की बात की है, जी 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 उनके की प्लेयर आउट हो गए, मगर यही एक एक्सपीरियंस और यही एक खिलाड़ी की क्लास नजर आती है कि उन्होंने उस गेम को लेके चले और आई थिंक एक्सीलेंट खेला है और बताया है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमारे पास बैकअप भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है हमारे पास, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैच अच्छा हुआ और एंड में इंडिया जो कि एक तगड़ी टीम है तो जीत गई वो। बिल्कुल है। तो पाकिस्तान का मैच जो है अब इंडिया के साथ होने जा रहा है 23 को, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर आपके मुताबिक? देखिए, एक पहली स्ट्रेटेजी तो हमारे आवाम के लिए होनी चाहिए कि आप मुसल्ले पे बैठ जाएं सब और वो तो सर हम बैठे जो हुए है, हैं। नया बताएं सर। वो तो बैठे हुए हैं। और दूसरी क्योंकि हम लोग जो चीज नजर आई है, खेल में सब होता है, ये लोग समझते हैं शायद कि एक्स प्लेयर या कोई जो है वो खामखाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तजर्बे की बात करते हैं कि आपने अपनी एक बैलेंस टीम नहीं बनाई थी और जिसका नतीजा आपके सामने है, सारा सब लोग होमवर्क करके आए हुए, बट स्टिल हम दुआ करते हैं कि आप और सब दुआ कर रहे हैं कि बस, और अवाम का एक एक बंदा जो है वो दुआ कर रहा है कि बस इंडिया को मार दो, क्योंकि हमारा तो खेल ही वहीं खत्म होता है। इंडिया जी, को शुरू मारा दो। और खत्म वही है। तो ससीमा, वैसे आप अब इंडिया और पाकिस्तान की बात निकल ही गई है, तो क्या चांसेस पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में क्या देखते हैं आप ये हारने के बाद में? देखिए, मादी में भी यही हुआ है कि वो हार जाए और वो जीत जाए और जी। ये जीत जाए और वो हार जाए, हमारा ये सिलसिला रहा है जी और अभी भी कुछ सिलसिला ऐसे ही हमें बनता नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह अगर हम इंडिया को हरा देते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी मैं 40% पाकिस्तान को दूंगा कि अच्छा। भाई आप जीत सकते हैं, थोड़ा सा पेस बॉलिंग आप अगर अच्छी करें तो बैटिंग आपकी थोड़ी सी बेहतर कर रही है, लेकिन वैसी नहीं कर रही कि सिचुएशन के हिसाब से खेल रही है, अपना अपना खेलने की बातें कर रहे हैं, 50-50 रन करते हैं, 11 के 7-8 के एवरेज को आप 15 का एवरेज पे ले जाते, तो उस लिहाज से मैं अभी भी कहूंगा कि ये एक टाकरा सबसे तगड़ा होता है और कल भी हमें होने का परसों चांसेस हैं हमारे पास, लेकिन उसके लिए जाहिर हम अच्छा तौसीफ भाई, ये इंडिया पाकिस्तान की हम बात करते रहेंगे। इस मैच में दोबारा आते हैं जो बांग्लादेश और भारत का हुआ है। शामी ने 5 विकेट्स लिए हैं तौसीफ भाई, 10 ओवर्स कराए, 53 रन दिए हैं और इसके साथ साथ हर्षित राणा ने 3 विकेट्स लिए हैं। तो भारत का तो बॉलिंग अटैक भी बड़ा डेडली नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए, वो जो हम बात करते हैं ना कि आप हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एक टीम होती है ना, जब तो वो जिस जगह पे खेल रही होती है, आई मीन एशिया की हम बात करते हैं ना, अब तो एशिया में खेल रहा है, तो हमें एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उसके लिए हमारी कौन सी टीम होनी चाहिए, प्रिपरेशन कि हमारे पास वहाँ फास्ट बॉलर ज्यादा होने चाहिए जी। या स्पिनर ज्यादा होने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया इधर उधर हम जब खेलते हैं तो ये टीम हमें ठीक लग रही है कि भाई 4 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर, 5 हो गए, लेकिन जब आप एशिया में ऐसी पिचेस पे खेलते हैं और दूसरी टीमों को उठा के देखते हैं तो उनके पास तो स्पिनर्स ही पड़े हुए हैं सारे, आपके पास एक स्पिनर पड़ा है। Exactly. बाद में आप कहते हैं कि हम जो है वो पार्ट टाइम से काम चलाएंगे, समटाइम चल जाता है। हमारे तो लेकिन पेसर्स फेल भी हो रहा है ना। पेसर्स, हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे भी अभी तक या, तो उन्होंने कोई एक- कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। एक्चुअल हम हमारे को हमेशा पेसर्स ने बचाया जी और हमें बॉलिंग करके देती थी। इस दफा बॉलिंग ने कुछ नहीं किया, वही मार पड़ रही है। तो अब हमें वो हम जो बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, देखिए वो हमें नहीं, एक ओपनर का आपका वो बेचारा आज फिर गिर गया, वो अब एक और ओपनर, एक और बिल्कुल इमाम पे कितना प्रेशर होगा जरा आप मुझे बताइए, उसको ना 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 करके बिल्कुल अब लेके आए, वैसे ही पर्ची के नारे लगते हैं इमाम को जी, जब जी, जी, ग्राउंड जी, में जी, आते हैं। जी, ये गलत बात है वैसे, पर्ची के नारे लग रहे होते हैं इमाम जब ग्राउंड में आते हैं। कोई बात हुई, ऐसे होता है कभी? हाँ गलत है। तौसीफ भाई, एक तो वैसे ही प्रेशर में गेम खराब इमाम होती है ना, गेम खराब होती है।
नहीं नहीं, ये बातें तो ठीक नहीं है। उसका बिल्कुल गलत बात है। एवरेज बोल रहा है 40 पे। चाहे किसी का बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, जो अगर अच्छा है तो अच्छा है, बिल्कुल। मगर ऐसा ना हो कि अभी देखिए जबरदस्ती आप खिलाए जा रहे हैं, मितवा के साहबजादे को खिलाए जा रहे हैं आप। वो खेल ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा मगर खिला रहे हैं आप। ऐसा भी होता है, तो हमारे यहाँ तो मुश्किलात बहुत हो रही हैं। लेकिन बहरहाल जिसका भतीजा बेटा अच्छा हो, मैंने सुना है रजाक का बेटा बड़ा अच्छा है, उसने फर्स्ट क्लास में हम 170 रन किए। बताने के ये इधर हम लाइन दूसरी चली गई तो नहीं, अच्छा कौशिक भाई, मैं ये स्पिन की बात कर रहे थे आप, तो मुझे बताएं कि स्पिन तो एक ही स्पिनर है हमारे साथ स्पेशलाइज्ड, लेकिन ये कि पार्ट टाइमर को भी नहीं हमने चांस दिया ना न्यूजीलैंड के खिलाफ। सलमान अली आगा को ओवर्स ही नहीं कराया हमने। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम काफी टाइम से आ रही है। उसने कई जगहों पे परफॉर्मेंस दी और उसके बाद एकदम भूल जाते हैं, पता नहीं क्या वजूहत हैं कि आप वही है ना, डिस्ट्रीब्यूट ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और आप रिजवान साहब, बातों से ज्यादा आप ऐसा करो कि आप देखो मैं किस किस बॉलर को किधर यूज करना है। एक को 2 ओवर दे देते हैं, उसके बाद उसको ले जाके आगे बहुत दूर जाके बॉलिंग देते हैं। आप सिचुएशन तो देखो कि क्या है। आप डिस्टर्ब हैं, आप डिस्टर्ब इसलिए हैं कि आपको समझ नहीं आ रही है कि हमारी टीम जो बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, आपको खुद समझ नहीं आ रही है। और जाहिर है इसमें कुछ और सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ आप आकिब जावेद जो मेन है जी, वो तो इतना समझते हैं ना। और जाहिर कप्तानी आपने ली है तो आप अपने मोहरे तो पूरे लो ना। जी 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 जी, ऐसा ही है बिल्कुल। आपकी फौज तो आर्टिलरी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। हमारे साथ ही रहिए आप तौसीफ साहब। जसविंदर सिद्धू भारतीय जर्नलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया। सिद्धू साहब, वेलकम करते हैं आपको और बधाई देते हैं जी जी भारतीय जीत की। कैसे हैं? बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके व्यूअर्स को भी, पाकिस्तानी भाइयों को, मेरा बहनों को, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और पहला मैच बहुत एक्चुअली मेरा ये मानना है, इस तरह के मैच न करते हैं। वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट रहना चाहिए। ये वन साइडेड तो नहीं था, नहीं वन साइडेड नहीं था ये। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की बात कर रहे हैं या भारत और बांग्लादेश के मैच की बात कर रहे हैं? इंडिया बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अच्छा मुकाबला था वो तो। अच्छा मुकाबला हुआ ना। देखिए वो तो लास्ट में अगर उसका कैच ना ड्रॉप करते क्रूशियल मोमेंट पे राहुल का, तो जरा फंस गई थी आपकी टीम। हाँ, सही बोला। मैं एक्साइटेड, मेरा मानना है एक्साइटमेंट के साथ खत्म होना चाहिए। जो घर में ड्राइविंग देख रहा है, जो स्टेडियम में देख रहा है, उनको अगर 5-6 घंटे का इन्वेस्टमेंट है तो कुछ मजा आना चाहिए। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? इससे ज्यादा इजीली जीतना चाहिए था भारत को, क्योंकि बैटिंग में उन्होंने अडेप्ट किया, या तो विकेट थोड़ी सी फंस के आ रही थी, शुभमन गिल भी जरा रुके और कोहली भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिफेंसिव तरीके था कि इतना कम स्कोर के बावजूद भी वो इतना फंस के खेल रहे थे। आई थिंक पिच में बॉल बहुत डल पिच थी वो, और उसमें कुछ भी हो सकता। आपका बॉल रुक के आ रही थी, आप जब बैट स्पीड आपकी अच्छी होती है, बॉल रुक के आती है, तो कुछ भी हो सकता है। आपके लेग को भी हो सकता है, आपको स्टंप भी जा सकता है। इसके लिए आई थिंक बहुत कॉशियसली खेले वो लोग। लेकिन भारतीय फील्डिंग बहुत बुरी रही है, और 5 आउट करने के बाद आप देखें कि हरिद्वार जो कि यंगस्टर है, सेंचुरी उन्होंने मार दी, और उसके बाद जाकिर अली 68 रन उन्होंने मार दिए। 220 तक ले जाना टारगेट को 5 आउट होने के बाद 50-60 रन पर, तो ये जरा पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन टीम। आई थिंक कंसर्न भी है, और ये अच्छा साइन भी है। आपको पता लग जाता है कि आपकी प्रॉब्लम किधर है। अगर पहले इनिशियल मैचेस में को पता लग जाए कि प्रॉब्लम क्या है, आप बाद में जाके ठीक कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिवली लिया जाता है हमेशा टीम में ना, कि अरे क्योंकि वहाँ एनालिसिस बैठा है, उनका एक्सपर्ट बैठा है, वो सब नोट कर रहा है। ड्रेसिंग रूम में वो बताएगा कि आपने क्या क्या किया। तो नेक्स्ट मैचेस में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर सेमीफाइनल वगैरह खेल रहे हैं या फाइनल खेल रहे हैं, तब जाके आपको टीम को बनवाने का काम करते हैं। इनिशियल स्टेज पे अगर आप पकड़ लेते हैं तो वो आपको हेल्प करती है ठीक करने में। अच्छा, तो ये सारी प्रॉब्लम जो आपने अभी देखी, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कहाँ काम आने वाली हैं आपके नजदीक? हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है ना, मेरे को लगता है कि ये आपस में ऐसा हो जाता है जी कि क्रिकेट से अलग हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये क्रिकेट टेक्निकल गेम है, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान जब खेलते हैं इमोशन का गेम हो जाता है। प्रेशर गेम हो जाता है। हाँ जी, प्रेशर सस्टेन, अगर आप प्रेशर सस्टेन किया आपने तो आप जीत गए, ऐसे ही।
एग्जैक्टली वो साथ में खासकर पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूंगा कि इंडिया के साथ जब आते हैं ना तो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, वो उनको ज्यादा नुकसान करता है। जब भी इंडिया साइकोलॉजिकल प्रेशर ले जाते हैं। तो आप मैच देखने जा रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? अच्छा, नहीं जा रहे। मैं बीबीसी के तौसीफ भाई, तो वो देखे नर्व्स गेम है, वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कौन जीता पहले कौन हारा, नहीं। और मैंने यही देखा है, हमेशा उलट हो जाती है कहानी। जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो उलट हो जाती है कहानी, स्ट्रैटेजी जाती है कहीं और जाती है। जी तौसीफ भाई, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि 23 साल की हिस्ट्री में, हाँ जी, 23 साल की चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में पाकिस्तानी एक टीम है जिसने इंडिया को बहुत परेशान किया। परेशान नहीं किया, किताब भी 2017 हराया फाइनल। और उसकी वजह से 2 बार टूर्नामेंट से बाहर हुई इंडिया। सही, तो इसलिए अब सही है, बिल्कुल मौका मिलेगा, अब देखते हैं, आपको मौका है आपके लिए ये। तौसीफ भाई, आप हमारे साथ हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं ना कि भाई नर्व्स गेम है ये इंडिया पाकिस्तान, तो इसमें कैसा रहा, पहली परफॉर्मेंस क्या थी, इससे पहला मैच कैसा खेला, ये कोई मैटर नहीं करती है चीज, आप बताएं। हाँ, ऑन द डे जो होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धू साहब। और दूसरी बात ये सिद्धू साहब, बात ये है कि अब ये जो टीम है ना, उसमें हमारी टीम खासतौर पे, कि हम एक्स प्लेयर जब बातें कर रहे हैं तो वो कहते हैं यार ये लोग मजा ले रहे हैं, हमारी जान पे आई हुई है और लोग हमें जो है पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो 1980 से लेके और इंडिया के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ, तो उस लिहाज से वाकई नफ्स का, और जो सिद्धू साहब ने बात की है कि भाई ये तो डिफरेंट चीज हो जाती है, ये क्रिकेट से हट जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको देखते हुए थोड़ा सा अभी हमें देखना पड़ेगा, और सही को सही कहेंगे हम जरूर, इसलिए कि इंडिया टीम सोबर टीम है, ऑनेस्टली वो अच्छी टीम बनी हुई है इस वक्त, और हम थोड़ा प्रॉब्लम में जरूर है, बट ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा मैं समझता हूँ। लेकिन यकीनी तौर पे मैंने 40 और 60 का रखा है, 40-60। हाँ जी, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये तो हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये इस टूर्नामेंट में फेवरेट टीम कौन सी है आप जिसको देखते हैं कि वो जीतते जाएगी आगे? तौसीफ साहब, सवाल किससे? दोनों से सवाल है, आप बता दीजिए सिद्धू साहब। देखिए, फेवरेट का ना कुछ बोल नहीं सकते आप, क्योंकि वैसे टॉप टीमों में आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान को भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ट्रिकी टीम है, किसी भी दिन ना क्लिक करते हैं और एकदम से क्लैश। जी 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 जी, फरमाइए। मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि एकदम बुरा खेलेगी और एकदम इतना अच्छा मैच खेलेगी, आप देखने का मतलब मजा आता है देखने। सीरियसली, तो मतलब कुछ पता नहीं चलता, तो बाहर नहीं करता। हाँ। सही है। तौसीफ भाई, आप क्या कहेंगे, कौन सी 4 टीम्स कौन सी हैं? मैं सिद्धू साहब से एक सवाल पूछता हूँ पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, आप यहाँ बात कर रहे हैं, जी जी, लेकिन क्रिकेटिंग उसमें आप मुझे ये बताइए कि एक टीम जब बनती है, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की टीम बैलेंस है या नहीं है, और एशिया में मैचेस हो रहे हैं, जरा पहले ये जवाब दे दें फिर मैं बात चले ये जवाब दे भाई साहब। सवाल क्या है कि पाकिस्तान की टीम बैलेंस नजर आ रही है आपको या नहीं आ रही एशिया में खेलते हुए, खास तौर पर जो टीम पाकिस्तान ने सेलेक्ट की है, स्पिनर्स, बैटर्स और बॉलर्स? एग्जैक्टली, आप सबसे बड़ा बेनिफिट तो टीम के साथ देखो, टीम बैलेंस का आप कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप टॉप बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना एक पर्टिकुलर मैच में, तो आपका बैलेंस को कुछ पता ही लगता, क्योंकि ये हर दिन का मैच है। जैसे हम लोग डेली अपना लाइफ को सेटल करते हैं ना, हर दिन के हिसाब से चलते हैं, तो टीम तो बैलेंस नजर आ रही है, टीम बहुत अच्छा है। बाबर को जो दिया है, चांस दिया है चलाने की टीम, और मुझे नहीं लगता कि रिजवान कैप्टन कह रहा है और हम कह रहे हैं टीम बैलेंस नहीं है, हमें तो डर लग रहा है। लेकिन नहीं, कराची और लाहौर वाला दोनों बहुत डिफरेंट लोग बात करते हैं अपनी टीम के बारे में, दोनों नहीं, आप इधर भी सही पहचाना नहीं। तौसीफ भाई ये कहना चाहते हैं कि बैलेंस टीम नहीं है हमारी। नहीं, हमारी डेफिनेटली देखें, एक चीज है क्रिकेटिंग, उसमें मैं जी हम अपने मुल्क के लिए डेफिनेटली ये भी इंडिया के लिए अच्छी बात करेंगे, हम भी करेंगे, बट
एक फेयर रिमार्क्स जो होते हैं ना, वो फेयर रिमार्क्स देने में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इंडिया की टीम बैलेंस टीम है, उस दिन जो खेलेगी वो बैलेंस टीम है, एक टीम नजर आती है। हमारे पास कुछ मोहरे कम है। वो हमारे मोहरे, हाँ, उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपनी जगह है कि आगे 70% बारिश जो है वो बांग्लादेश के मैच में है हमारे पास पिंडी में। अगर हम इंडिया को हराते हैं तो फिर घूम के हम आ जाते हैं कि भाई हम भी पहुंच जाएंगे पहले 4 टीमों में। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और इंडिया और जो है वो न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें मुझे दिखाई दे रही हैं सेमीफाइनल। और जसविंदर जी, आप बताएं कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे बॉलर्स हैं? पहले तो ये होता था ना कि वसीम वकार जब आपके मुकाबले में आते थे तो वसीम वकार ज़ाहिर है इनको कैसे खेलना है, कैसे टैकल करना है, फिर शुएब आ गए। लेकिन इस दौर में ये जो टीम पाकिस्तान की है, क्या सोचता है इंडियन कैंप, क्या सोचता है? कौन से बॉलर्स हैं जो खतरनाक हो सकते हैं या फिर बैटर्स हैं जिनको रोकना है? अब फखर जमान भी इंजरी का शिकार हो गए। देखो, पेस अटैक का जो ट्रेडिशन है ना वो पाकिस्तान में सबसे स्ट्रांग रहा है ना। तो मुझे लगता है कि ओपनर बॉलर जो भी बॉल को संभालेगा वो अच्छा करने वाला है, क्योंकि वहाँ आपका सबसे पहले है कि अपनी अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं आप, पब्लिक में खेलना है आपको। वो जो शोर होता है नई बॉल पे, पब्लिक का भी आपको बैक करती है। तो मुझे लगता है कि नाम लेना मुझे है नहीं, क्योंकि उसमें ध्यान से मैंने देखा नहीं। बॉलिंग में फॉलो नहीं कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम को, मैं सिर्फ स्कोर न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को कुछ आइडिया किस तरीके का बॉलिंग अटैक है। दुबई में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। दुबई में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ, दुबई में बिकॉज हमारा इमोशनल सपोर्ट भी बहुत है ना वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, अफगानिस्तान के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? अफगानिस्तान भी एक टीम है हमारी, ये तो उसके बारे में क्या कोई तासुरात है आप दोनों के? सिद्धू साहब आप बताइए। नहीं, अफगानिस्तान देखो ऐसा है, वो इतने स्ट्रगल के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। इतना बड़ा क्रिकेट एक गेम खड़ा किया उन्होंने, ऐसी कंट्री में जो उजड़ी हुई थी पूरी तरीके से, जी, है ना। तो ऐसी टीम का ना जज्बा ही अलग होता है आप, हाँ। कि हमको कुछ करना है, हमको दिखाना है वर्ल्ड को कि हम लोग कहाँ हैं। हाँ, और इतने क्राइसिस में निकल, इवन हमारी नॉर्मल लाइफ में भी जब आप क्राइसिस से बाहर निकलते हैं तो आप अच्छा करते हैं। बिल्कुल। क्वालिफाई करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो उससे, और उन्होंने आप देखिए ना उनका रिकॉर्ड देखिए, वर्ल्ड कप में भी बड़ी तौसीफ भाई आप बता दें, आज मैच है साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, कौन सी टीम आपको लग रहा है कि स्ट्रांग है? देखिए, मैं साउथ अफ्रीका को कहूंगा, देखिए ये जो अफगानिस्तान है ना, ये और छोटे फॉर्मेट में तो बहुत ही तगड़ी है। इसमें भी ठीक हो गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एज जाता है जो है वो साउथ अफ्रीका को इसलिए जाता है कि ये लंबी फॉर्मेट का क्रिकेट खेलते रहते हैं। और ये 20 में मैं कह सकता हूं कि कभी भी जो है वो आपको अफगानिस्तान किसी भी टीम को उड़ा के रख देगी। बट इसमें थोड़ा सा है, जीत भी सकती है ऐसा नहीं है, लेकिन जरा से मुश्किलात होंगी डेफिनेटली उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ थे। जसविंदर सिद्धू, भारतीय सहाफी जर्नलिस्ट, और बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया। जी बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक हमने लेनी है यहाँ पर, बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो समंदर पार जाएंगे, फिर समंदर पार जाना है, समंदर पार जाएंगे, बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। ओके। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। अगर आप राइज एंड शाइन नहीं हुए तो हम आपके साथ बैठे हैं यहाँ पे, जल्दी से हो जाइए क्योंकि हम जाने वाले हैं ओवरसीज। जी बिल्कुल, जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी। जी 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 जी। और इस वक्त हमारे पास मौजूद है सुफियान नदीम, जो एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि बिजनेसमैन हैं, और यूएई में ये अभी बैठे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए कैसे चल? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह। राइज एंड शाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सुफियान साहब, ये बताइए कि क्या बिजनेस आप करते हैं, पाकिस्तान से कब दुबई शिफ्ट हुए, जरा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जी जी, मैं दुबई शिफ्ट हुआ था 2005 में, राइट आफ्टर माय स्टडीज। और इस वक्त मैं बिजनेस करता हूँ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके अलावा मेरा एक मार्केट प्लेस है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की ट्रेडिंग और रेंटिंग और शिपिंग, इस तरह की। आई हैव अ फ्यू कंपनीज फॉर दैट। फ्यू कंपनीज, इन्होंने बहुत ही कोई हम्बली ये बताया। ये काम तो दुबई में बहुत जो है वो लुक्रेटिव है, तो माशाल्लाह से आप बहुत बेहतरीन काम में फाइज हैं।
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जब मुझे आप बेहतरीन काम कर रहे हैं तो हाँ। पाकिस्तान के लिए भी बेहतरीन करना है ना आपने, वो क्या कर रहे हैं आप ये बताएं वहां जी, बैठकर। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन एक तो ये कर रहे हैं हम कि माशाल्लाह रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, जिसकी आजकल बहुत जरूरत है हमारे मुल्क को। जी। और एफडीआई की जरूरत है वैसे ज्यादा, रेमिटेंसेस से ज्यादा एफडीआई की जरूरत है हमें। इसके अलावा मेरे पास मोर देन 80% वर्कफोर्स जो है वो पाकिस्तानी है माशाल्लाह। ओके, तो आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब फॉर पाकिस्तान। सही है। That's और बिजनेस के अलावा क्या करते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे रहती है वहां पर, हाँ जी। एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मसाइल एक दूसरे के हल करने में मदद करते हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत से यहाँ पे जो हमारे ग्रुप्स हैं पाकिस्तानीज के लिए, मैं उनका मेंबर हूँ और नाउ एंड देन उनके साथ जो भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए होती है वो भी करता हूँ। इसके अलावा आई हैव स्मॉल फाउंडेशन काइंड ऑफ, जिसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं लीगली जो प्रॉब्लम्स होती हैं पाकिस्तानीज की, जिनको फ्री एडवाइसेस वगैरह चाहिए होती हैं, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ। अच्छा, मैंने अभी गुज़श्ता दिनों में ये सुना था कि पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी मुश्किलात दरपेश वीज़ा है यूएई के में। हाँ जी, प्रॉब्लम्स हैं, जी। स्पेशली वर्क परमिट के हवाले से, तो ये कहाँ किस हद तक जो है ये बात सही है? जी बिल्कुल, इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात है पाकिस्तानियों के लिए वीजा वगैरह के हवाले से डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक कि गवर्नमेंट्स कुछ कर रही हैं, होपफुली इंशाल्लाह जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। नहीं, मुश्किलात क्यों आई हैं ये? हाँ, वजह क्या है exactly। इसकी? क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। इसमें एक्चुअली ऐसा है कि बहुत से लोग जो कि यहाँ पे आ गए विजिट वीजाज लेके जी। और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किस्म के काम शुरू कर दिए, बैगिंग वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, कुछ क्राइम रेट बढ़ गया पाकिस्तानी की वजह से, इस तरह के कुछ इश्यूज आए जिसकी वजह से उन्होंने फिर पाकिस्तानी के वीजा आई थिंक रिस्ट्रिक्ट किए हैं। अच्छा जी, एज ए बिजनेसमैन जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं कहीं भी, जैसे आप तो यूएई में कायम है, तो आपके लिए क्या आपको लगता है ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है? ये दूसरे जो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज होगा। जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हमें गवर्नमेंट के सतह पे कोई ऐसे वर्कशॉप्स करानी चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आए हैं एटलीस्ट उनको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत अच्छी तरह पता हो, जो कि हमारे लोगों को पता नहीं होता, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो बहुत सी मुश्किलात में फंस जाते हैं। अच्छा, और दुबई की हम बात करें तो दुनिया भर से इन्वेस्टर्स भी वहां पर आते हैं, जैसे भारत से, यूरोप से, Absolutely। यूएस से। तो जब उनसे इंटरेक्शन होता है, पाकिस्तान के बारे में क्या उनका इमेज क्या है, क्या समझते हैं, हाँ। परसेप्शन क्या है पाकिस्तान के बारे में, और आप कितना उस परसेप्शन को अगर गलत है तो बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? देखिए, बहुत से लोगों से जब मिलते हैं तो वो हमसे मिलने के बाद वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान की परसेप्शन हमने सुना था कि लोग बहुत मुश्किल है डील करने में, और लेकिन आपके मिलके लगता है ऐसा नहीं है। तो आई थिंक परसेप्शन जो एक बन चुकी है उसको हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, और उसके लिए हम सब लोगों को मिलके काम करना होगा, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको कर पाएंगे। और आईटी सेक्टर से भी वाबस्ता हैं आप, पाकिस्तान में भी बड़ा स्कोप है और ये फील्ड ज़ाहिर है अभी फ्लरिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेट के मसाइल और ये सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में तो हाँ जी। कुछ कवानीन भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से आईटी सेक्टर मुतासर हुआ है। तो आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या, यानी गवर्नमेंट की सतह पर क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में, क्या कोशिश हो सकती है आपकी? देखिए जी, गवर्नमेंट की सतह पे हम तो एडवाइस ही कर सकते हैं कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान पे आईटी का जो इस वक्त सफर कर रहा है, और मैं खुद अपना बैक ऑफिस पाकिस्तान लेके जाने की सोचा था, लेकिन नाउ वी आर लुकिंग एट अदर ऑप्शंस। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट को इस चीज में बहुत सीरियसली वर्कआउट करने की जरूरत है, वरना बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारा आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो है वो कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल मैच का जरा पूछ लीजिए। बिल्कुल पूछ लीजिए, प्लीज पूछिए। पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, हाँ जी, क्या तैयारी है? देखना है मैच जाके देख रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। ये देर कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच कोई ऐसी चीज है जो हम मिस कर ही नहीं सकते ना। एक इवेंट है पूरा। थैंक यू सो मच सुफियान, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो मैच देख रहे हैं वो, और मैच के बाद बर्दाश्त भी अपने अंदर, उनके अंदर कितनी है देखना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह से हंस के इस बात का मुजाहिरा किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो सभी एक ही हालत में होते हैं ना, मैच हार गया सारे पाकिस्तानी और फैंस, एक ही जितने बात है। पाकिस्तानी वहाँ लेकिन हैं उतने वहाँ इंडियंस प्रॉब्लम भी क्या हैं। है?
भारतीय भी आपके साथ चल रहे हैं, साथ वो दोस्तियां भी आपस में एक दूसरे को फिर tease और भी दूसरी कर रहे हैं। चीज आप जब दुबई में ये मैच हो रहा होता है ऐसी जगह पे, वहां पे इक्वल नंबर ऑफ पीपल हैं, बिल्कुल। लाइक पाकिस्तानी भी उतने हैं, इंडियंस भी उतने हैं, तो वो ना सिर्फ आपके मैदान में मुकाबला बिल्कुल, चल रहा महीनों होता है, तक जो है ना आप बर्दाश्त करना पड़ता है वो भी, और जब फिर जब वो मुलाकात होती है। सीटिंग एरियाज में भी मुकाबला चल रहा होता है। और इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन और हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने गंभीर वाले टॉपिक हैं। में बात कर रहे हैं जिसपे लोगों के बड़े सवालात हैं। हम जी। बात कर रहे हैं एआई की, और जब एआई की हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है, सोचा ये जाता है, अब ये कितना परसेप्शन ठीक है या ये गलत है कि भाई एआई के आने, एआई आपकी जॉब्स ले लेगी। यानी आप यंगस्टर से बात करें, यूथ से बात करें, किसी से भी बात करें, वो कहते हैं यार एआई आ गई, अब कहां तक टेक्नोलॉजी, नेवर एंडिंग सिलसिला है ये। तो जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ना, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ये इफेक्ट करेगी और फिर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होंगे तो जाहिर है उनके पास उनकी मुआशी सूरत हाल खराब होती जाएगी। तो अच्छा, इसमें ये एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बताया गया कि एआई टेक्नोलॉजी अभी इस काबिल नहीं हुई है कि इंसानों की जगह ले सके। रिपोर्ट में 2800 से ज्यादा मुलाजमतों से जुड़ी सलाहियतों का जायजा लेने पर पता चला कि ऐसा इम्कान न होने के बराबर है कि एआई उनका मुतबादिल है। तो ये रिपोर्ट भी है। खैर, इस बारे में मजीद हमने कुछ बात करनी है, हमारे साथ गेस्ट भी हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अदनान सईद, कैसे हैं आप? Very well, जी. Thank you very much for having me on the show. अच्छा जी, तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ पीपल डोंट नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताइए कि ये जो बात कही गई है कि ये जॉब्स रिप्लेस कर देगी, कहाँ किस हद तक ये दुरुस्त साबित हो सकती है इन द फ्यूचर? देखिए जी, ये जो कंसेप्शन है ना कि एआई किसी की नौकरी रिप्लेस कर देगा, वो एआई जॉब रिप्लेस नहीं करेगा एक बंदे की, उसकी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है। उस बंदे की नौकरी जाएगी जिसने एआई को अडॉप्ट नहीं किया, एआई को यूज करना नहीं सीखा। कल को कोई दूसरे साहब आते हैं, वो एआई यूज कर रहे हैं, वो एफिशिएंट हैं, राइट, वो इंसान दूसरे इंसान की जॉब लेंगे बिकॉज ही इज एफिशिएंट एंड ही इज यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक। राइट। जिस तरह जब कंप्यूटर आया, बिल्कुल। राइट, तो लोगों ने कंप्यूटर यूज किया, अपने स्किल्स को इनहेंस किया। एआई भी इज अ टूल। मैं अभी अब सुबह की एक बात बताता हूँ आपको। जी जी जी। आपके प्रोड्यूसर साहब ने मुझे एक लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट भेज दिया उर्दू में। जी जी। अब मेरी उर्दू बहुत ही कमजोर है, मैंने उसको कॉपी किया, मैंने ChatGPT 4 में डाला, इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिया, मैंने पढ़ लिया। नाउ एआई इज अ टूल। एग्जैक्टली। अब आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जैसे इसमें ये मिसाल दी जाती है, जैसे एचआर में होता था कि ड्राफ्टिंग वगैरह और फिर एचआर की पूरी एक टीम होती थी। अब वो टीम नहीं है, जो एचआर मैनेजर्स हैं उनका किरदार ऐसा नहीं रहा है। फिर डेटा एनालिसिस में बड़ा एक पूरी टीम होती थी, 5-6 लोग, डेटा वो नहीं हो रहा है। तो वो 5-6 इस लोगों तरह को fields replace तो हो shrink गया। होती जा रही है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एआई एचआर बडी बना रहे हैं, ठीक है, वो इस पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए हम एक एचआर बडी बना रहे हैं। जिस दिन आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन आपको उस एचआर बडी का यूजर नेम लॉगिन मिल जाएगा। ठीक है। आपको जो बात करनी है, जो आप ईमेल करके या फोन करके एचआर वालों को तंग करते थे कि जी मेरा मेडिकल अलाउंस कितना है, बच गया, कितना यूज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कंपनीज है बहुत बड़ी है, लोगों को पता नहीं होता कि जी कैंटीन किधर है, इफ कोई मसला हो गया इस नेचर का तो किधर जाना है। उस एचआर बडी आपको पर्सनल एचआर असिस्टेंट आपकी जेब में होएगा। ठीक है। तो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। एक मैं और छोटी सी आपको मिसाल दूं, अपोलो 11 जब चांद पर गया था, राइट, उसके जो कंप्यूटर्स थे, वो ये जो हम मोबाइल फोन्स हमारे हाथ में हैं, वो है। राइट, उससे भी कम थे, राइट। जी जी जी। सो इट इज टेक्नोलॉजी। हम हाँ, तो अभी तो हमारे वाली चीज से डर लगता है ना। हाँ, ये तो ऐसा है, सारे चेंज को रेजिस्ट करता बिल्कुल। है। ये बताएं कि एआई टीचर्स भी आ रहे हैं, हमने देखा बहुत से, हमने ऐसे इदारों से राब्ता भी हमारा हुआ, उन्होंने हमसे किया, एआई टीचर इंट्रोड्यूस करा दिया उन्होंने। तो इसमें ये कहते हैं कि इंसान का इंसान से जो ताल्लुक है ना, अब टीचर और स्टूडेंट की अगर बात करें जी, तो वो जो लम्स टीचर, यानी टीचर अगर आप स्टूडेंट को टच कर रहा है या फिर उसको एक्सप्रेशन उसके नजर आ रहे हैं, उसकी आंखें बात कर रही हैं, तो वो एआई नहीं कर सकता है। तो ये लिमिटेशंस है उसकी। लिमिटेशंस बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप सर कतरा कलामी माफ, देखें,
एक एचआर टीचर को एक पर्सोना दिया जाता है। जब आप एक रोबोट बनाते हैं, स्पेशली एआई को, उसको आप ट्रेन करेंगे, एक पर्सोना दिया जाएगा, ठीक है। आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी के मैं जितना अपने कोड करके एआई एजेंट को जितना एनहेंस करूंगा, वो आपका पर्सोना बनेगा, राइट। और देखें, एक इंसानी दिमाग सिर्फ 10% इंसान अपना दिमाग यूज करता है। एआई इज लिमिटलेस, देयर इज नो लिमिट। जितनी आप उसको फीलिंग्स कहाँ से लाएंगे? फीलिंग्स कहाँ से लाएंगे? देखिए जी, फीलिंग्स दैट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन। स्कूल ऑफ थॉट है, यानी ये एक बड़ी एक फिलोसफिकल थोड़ी सी डिबेट है जिसमें बड़े-बड़े जो टेक्नोलॉजी के माहिर हैं वो भी ये बात करते हैं। यहाँ जिस सवाल से हमने आगाज किया था, उस सवाल का जवाब आपने खुद ही जो है वो नफी में दे दिया। रिप्लेस तो हो रही हैं चीजें, देखिए, रिप्लेसमेंट तो हो रही है। देखिए, रिप्लेसमेंट हो रही है। मैं आपको बता दूं, हम 2 ऑर्गेनाइजेशंस में जो कॉल सेंटर्स थे जी, वो रिप्लेस हो रहे हैं एआई एजेंट्स के साथ। एग्जैक्टली। ठीक है जी। देखें, एक मशीन ना सोती है, ना खाती है, ना वो खाने का ब्रेक, ना सिगरेट का ब्रेक, बीवी से लड़ाई हो गई, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, घर में कोई टेंशन है, इट इज स्ट्रेस फ्री, जी, इट इज प्रोग्राम टू डू ए सर्टेन टास्क, जी, और वो कर रही है। यस, कॉल सेंटर्स, प्रोग्रामर्स आगे जाके कम हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जी। अब प्रोग्रामर्स ने अपने पैर पर खुद एक लात मारी है, ठीक है जी। अब एआई प्रोग्रामिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज प्रोग्रामर्स को कोई मसला आता था, वो ब्लॉग लिखते थे, कोई दूसरा बंदा, आपने उनको सोल्यूशन दे दिया। अब एआई उसी डेटा को स्क्रैप करके अपने आप को सीख रहा है और इनहेंस कर रहा है, ठीक है। जो काम एक बंदा 10 दिन में करता था, एआई 1 घंटे में कर रहा है। तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। वो तो ठीक है। बात हमारी सवाल हमारा यही था सवाल हमारा कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही है। एफिशिएंसी की बात से तो हम देखिए, दुनिया में ना ये तो देखिए, एक देयर विल बी ए सर्टेन परसेंटेज, आई एम नॉट सेइंग दे विल नॉट बी, इट विल नॉट बी जीरो, देयर विल बी एक सर्टेन परसेंटेज के कुछ लोग रिप्लेस होंगे। बट देखिए, वो लोग वो रिप्लेस होंगे जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, जो टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन एक जगह अगर 10 काम करते हैं लोग और एआई आ गया है वहां पे, तो 10 की जगह एक आदमी चाहे स्किल्ड ही हो, वो एक ही चाहिए होगा ना, 10 तो नहीं चाहिए वो एक तो चाहिए बाकी होगा। 9 क्या करेंगे? बाकी 9 जो हैं, एआई स्किल्स अडॉप्ट करके उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दूसरा काम कर सकते हैं, और वो right? भी देखना है आगे देखिए, क्या। अच्छा, मेरे ख्याल से जॉब स्कोप्स जो हैं वो चेंज होने वाली हैं। देखिए जी, डायमेंशन, थोड़ा सा डायमेंशन ऑफ डूइंग वर्क इज बहुत है। चेंजिंग। जी, मैं आपको देखिए, कोविड से पहले जी, देयर वाज नो वर्क फ्रॉम होम, देयर वाज नो हाइब्रिड वर्किंग, ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत खुले ठीक है हैं। जी। आज आप फोन उठाते हैं, आप ऐप खोलते हैं, आप खाना मंगवा लेते हैं, आप ग्रोसरी मंगवा लेते हैं फूड पैंडा से। बिल्कुल। टूल है ना, जी 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 लोगों की रोजगार लगी भी है ना माशाल्लाह से जी इसके जी ऊपर, जी। राइट। रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, होम किचन्स चल रहे हैं, राइडर्स की जॉब्स लगी हैं। राइट। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, लोगों ने एआई को एक हवा बना लिया है, लोग डर गए। क्यों डरे? विच इज रॉन्ग। मैं कहता हूँ, एंड आई एनकरेज दिस, आवर कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ओके, ठीक है। एंड हम स्टैनफोर्ड का एक 3 मंथ का डेडिकेटेड प्रोग्राम टुवर्ड्स एआई, पीएचडी से एमफिल्स को पढ़ा रहे हैं। ओके। इस मुल्क में 22,000 पीएचडी और एमफिल्स हैं। उन्होंने रिसर्च तो कर ली, अप्लाई किधर करें? एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, अच्छा, जैसे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि एआई के जरिए अब तो डॉक्टर, सर्जन्स वगैरह उनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी और वो एक प्रोग्रामिंग करके एआई के जरिए ऑपरेशंस भी होंगे। तो देखिए, ये इस बारे में, क्योंकि देखिए हमारी जिंदगी में तो नहीं होने बुलाने वाला का मकसद ही ये था कि लोगों के जहन में जो बातें हैं, जो सवालात हैं, हाँ जी। उनका जवाब उनको मिल सके, ताकि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर। जिनो हॉस्पिटल कराची के अंदर साइबर नाइफ लगी हुई है, साइबर नाइफ, हाँ जी। बिल्कुल लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट मशीन, बिल्कुल ऐसे Absolutely. राइट। What runs it? ह्यूमंस। No. AI. Saber knife is a fully automated machine. जी। There is no human intervention. डॉक्टर सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठ के ये देख रहा होता है कि प्रोसीजर सही चल रहा है नहीं चल रहा। That's it. जो डॉक्टर 4 घंटे पे काम करता है, वो साइबर नाइफ 15 मिनट में काम कर रही है। तो देखिए, वही एंड ऑफ द डे तो वही सवाल का जवाब मिल रहा है हमें। अच्छा चलिए, सही। मैं जरा घुमाती हूँ सवाल। मैं घुमाया। पूछना ये चाहती हूँ कि हमने प्रोज एंड कॉन्स की बात की, ठीक है। सो प्रोज तो हमें पता चल गया, एफिशिएंसी।
कॉन्स का अगर आप जिक्र कर लें कि साइबर इसकी वजह से एआई की वजह से क्या क्या कॉन्स, हम लोग इतनी सारी हॉरर फिल्म्स देखते हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मीडिया, जिसके अंदर बता डीप फेक्स भी आ गए। डीप फेक्स की रामिफिकेशंस हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले उसका जिक्र कर रहे थे कि मरियम नवाज के खिलाफ जो है इस किस्म की डीप फेक बनी गई है और इस तरह बहुत अनगिनत वाक़यात हैं। तो ये इसके ऊपर जो है रोकथाम कैसे हो सकती है? हाउ कैन वी पुट अ स्टॉप टू दिस एटलीस्ट? बहुत से मुल्कों में हाँ जी, एआई की पॉलिसीज आ गई हैं। आप यूरोप में देख लें, जी पाकिस्तान में हमारी जो एआई गवर्नेंस की पॉलिसी है दैट इज अंडर डेवलपमेंट। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। देखिए रीजन बीइंग देखिए एआई इज ए टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे, तो Absolutely. उसकी एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। जी मीडिया इंडस्ट्री में पेमरा है, हाँ जी, बैंकों के लिए स्टेट बैंक है, ठीक है ना जी। तो जो Regulatory रेगुलेटरी बॉडी तो एक वो चाहिए। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक क्यों अंडर डेवलपमेंट है? बल्कि दुनिया भर में तो आ गई है और ये डीप फेक वाली कहानी तो काफी टाइम से चल रही जी, है। तो लेकिन फायरवॉल से ही नहीं निकल पा रहे ना, फायरवॉल्स और ये वो नेगेटिव। आई वुड से कि देर आए दुरुस्त आए, जी। बट we're getting there. ओके, सही, क्योंकि देखिए अभी इस तरह की एआई जनरेटेड वीडियोस बहुत ऐसी है कि आपको आप किसी को डिफेम करने के लिए उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल, गलत उसमें बड़ा तरीके से। गवर्नमेंट की बड़ी तरजीह आते हैं हाँ। कि हम सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन जो ये हो रहा है, पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज लोग दिखा रहे हैं, फिर ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हो नहीं रहा है, फिर सियासत का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है ज़्यादा। तो यहाँ रेगुलेशंस और यहाँ रूल्स क्या, यानी अभी बहुत ज़्यादा एक अर्ली स्टेज है इसकी, इस्टेब्लिश हो रहा है अभी ये सिस्टम, टाइम लगेगा इसमें हमें? देखिए सर, टेक्नोलॉजी का मिसयूज तो बड़े अरसे से हो रहा है। सही है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से 15 साल 20 साल पहले कार्ड्स की स्किमिंग होती थी, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, जी जी अक्रॉस द वर्ल्ड। कार्ड मशीन नीचे रखी होती थी, पहले वो आपका कार्ड स्किमिंग मशीन पे लगाते थे, सर अप्रूवल नहीं है, कैन आई ट्राई अगेन, आप कहते थे जी। सेकंड टाइम वो असली मशीन पे घुमाते थे। तो वो देखिए, जब जब कोई नई चीज आएगी उसकी नेगेटिव चीजें भी लोग करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो आप फिंगर पॉइंट के जी ये एआई की वजह से हो रहा है, ये एआई कर रहा है, दिस इज यानी टोटली वो Very valid वक्त point. के साथ साथ फिल्टर होता जाएगा। जी। वेरी वेरी देखिए, वैलिड full पॉइंट। proven. As- in the organization that I work with, देखें, हमने एक प्रोडक्ट निकाला है कॉल्ड वॉइस बायोमेट्रिक, राइट? जी, हर इंसान की वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है, जी, ठीक है? आप कॉल सेंटर फोन करते हैं किसी बैंक के, आप वालदा का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख पैदाइश, 2-3 सवाल होते हैं, 70-75 सेकंड निकल जाते हैं आपके। बिल्कुल। अब यही चीज इफ आपकी वॉइस प्रिंट है बैंक के पास, आपने कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अदनान बात कर रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं मैडम को, वो हो जाएंगे। तो ये बैंकों की कॉस्ट जहाँ 80 सेकंड की कॉल जाती वहाँ थी, भी वो जो था ना कॉल सेंटर ऑपरेटर, वो भी दूसरी चीज ये वो भी एआई ने मिमिक कर लिया ना। कर लिया ना। तो वो फिर भी- क्या होगा? भाई देखिए, फिर मेरे अकाउंट से तुम यार, अगर आपका I'm so अकाउंट हो गया तो वो तो इतना देखें बहुत मुश्किल। रहने दीजिए। जब आप पीछे भी मिमिकिंग पड़ की जाए। बात करते हैं ना, एआई, जब आप मिमिकिंग की बात करते हैं, जी, आप रिकॉर्डेड वॉइस, मिमिक्ड वॉइस, एआई जनरेटेड वॉइस, हाँ जी, हर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आपको सुनने में शायद ना ले, हाँ। बट जब आप उसको सिंथेसाइजर्स में लगाएंगे यू कैन सी द डिफरेंस। ह्यूमन वॉइस डिफरेंट है। मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके प्ले करूं, रिजेक्ट हो जाएगी, डीप फेक करूं, रिजेक्ट हो जाएगी। दिस इज आवर एक्यूरेसी ऑन आवर प्रोडक्ट इज बट ये हो भी ये अनकरीब हो भी सकता है हो और भी सकता है और इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको चैनलाइज किया जा सकता है कि वो जो हम बैलेंस की जो हम शुरू में हमने बात की थी, Absolutely. वो कायम रखना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें लेकिन इंसान की फलाह बहबूद के लिए। एग्जैक्टली। और इस टॉपिक पे ना अनगिनत कॉन्वर्सेशन हो सकती है हमारी, और मुझे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ जी, वी एज अ नेशन, हाँ जी। हमें एआई जितनी जल्दी हम अडॉप्ट करेंगे हाँ जी, उतनी जल्दी ये जो डर है ना
कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो एज ए टूल इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। थैंक यू बिल्कुल सो सही। मच अदनान, आपने हमें ज्वाइन Thank you किया। very ये गुफ्तगू जो है मजीद गुफ्तगू जारी हो सकती बिल्कुल बिल्कुल रह सकती है। बहुत और सारे इसमें सवालात थे। कैपिटलिस्ट अप्रोच है और एक सोशलिस्ट है। दोनों तो चीजें भाई हैं। सोशलिस्ट अप्रोच होगी तो चीजें सारी सही होंगी, टेक्नोलॉजी भी उसमें आएगी, लेकिन एक इंसान जो है ना वो फ्लरिश करेगा और उनका करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो यहाँ जब ये चीज़ें और आ जाएंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक हो तो जाएगा। कंपटीशन की फ़ज़ा ऐसी होगी कि जो गिर गया उसको रोनते हुए आगे निकल जाओ, गिरते ऐसा है ना। शह सवारी में वरना डाला इंसान देखें, इंसान की जो जिम्मेदारी है ना, हाँ। एक बुनियादी जो इंसान होने का आपको एक टाइटल मिलता है, वो तब मिलता है जब कोई अगर पीछे रह जाए या फिर कोई बैठ जाए या गिर जाए तो उसका हाथ पकड़ें, उसे उठाएं, अपने साथ मिला के चलाएं, हुकूकुल इबाद। बजाय इसके कि हाँ जो गिर गया उसको रोते हुए आगे निकल जी, जाए। ये तो जी, जानवरों जी, का हाँ, बिकॉज अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया है बिल्कुल हमें? ऐसे ही। तो एआई जरूर इस्तेमाल करें, एआई हम नहीं कह रहे कि नहीं करनी, करें जरूर, लेकिन वो बैलेंस रखते हुए करें। तो ये हमारा कैसा लगा टॉपिक आपको? इस पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे आने वाले शोज में, शो के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेना है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं उसके इसकी जो जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जैसे जैसे उसमें तहकीकात आगे बढ़ती रही और इन्वेस्टिगेशन होती रही तो चश्म कुशा इंकशाफात हैं। यकीन कीजिए हैरान और परेशान रह जाते हैं आप कि आपके साथ रहने उठने बसने वाले लोग उनमें से कौन क्या कर रहा है आपके आपको दोस्त बिल्कुल अहबाब। नहीं मालूम। आपके दोस्त अहबाब जी। बड़े मशकूक सी सूरत हाल है, क्योंकि एक रिहायशी इलाके में जी। एक बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, डूबियस सी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो कि पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कॉल सेंटर चल रहा है नहीं चल रहा, फिर उसके बाद पुलिस पार्टी वहां पर पहुंचती है, उसके ऊपर फायरिंग होती है, एक लड़के का कत्ल होता है, उसको रॉड से मारा जाता है। और मतलब इसमें कबर कुशाई हो रही है उनकी। जी, और इस मुस्तफा हमारे- जिसका जी। कत्ल किया गया है, बिल्कुल। अनिल हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी एवीसीसी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप उधर ही मौजूद हैं इस वक्त? जी, हम कब्र कुशाई के लिए हमारी पूरी जो टीम है वो मौजूद है, और जो उसका प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस है। अच्छा, इस ये जो केस है इसमें अभी तक तहकीकात में पेशरफ्त क्या हुई है, ये बता सकते हैं आप? देखें, इसमें जो मरकजी मुल्ज़िमान है वो गिरफ्तार हैं इसमें। जी। उसके साथ जो है वो इनकी जो डेड बॉडी की रिकवरी है, उनकी पॉइंटेशन है, और जो कार की रिकवरी है वो हो गई है। तो उसमें अभी जो वहाँ पर जो किडनैपी थे, मुगवी थे, सपोजिटली जो किडनैपी थे, उनका जो डीएनए मैच था, जो सैंपल्स वगैरह थे, वो वहाँ से हमारी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है टीम वो आ है। गई है। जी। उसके अलावा जो है वो इसकी आज एग्जूमेशन है, इसके बाद इसकी मजीद कंफर्मेशन आइडेंटिटी की अच्छा, की जाएगी। तो अभी तक पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है या डीएनए मैच हो गया है? देखें, एक प्रोसेस है, हम कहने को तो हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो स्ट्रॉन्ग है, जी। हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये एक जब तक इसका डीएनए का इसकी वेरिफिकेशन नहीं आती तब तक हम इसको क्लेम मेरे ख्याल में नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना जो फाइनल कंक्लूजन है वो उसी के ऊपर रखते हैं, डीएनए रिपोर्ट के। अच्छा जी, वैसे जो मुल्जिम है, जो सस्पेक्ट है, उन्होंने कन्फेशन किया है ना? अरमगान कन्फेशन उनका आया है ना? देखिए, वो मुल्जिमान ने जो हमारे साथ इसका जो को एक्यूज था, उन्होंने ये सारा कुछ बताया है, तो हमारी अच्छा। ये दोबारा वो रिकवरी हुई थी पॉइंटेशन पे, उन्होंने जो है वो उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई थी कि कहाँ पर हमने ये गाड़ी वगैरह हमने छोड़ी और किस तरीके से किया। उसी के बाद ही हमने, जब पुलिस ने इनके बयानात के ऊपर ही जाके तहकीकात की, तो ये डिस्क्लोज हुआ था कि ये गाड़ी वहाँ पर जिस इलाके में ये की गई थी वहाँ पर ये टॉर्च की गई और वहाँ पर इसकी एफआईआर भी दर्ज है। तो ये इन्हीं के बयानात हैं जो जी। अली साहब, ये बताइएगा कि ये गाड़ी, इस पे नंबर प्लेट था या विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी थी, और कहाँ, कैसे, किस रूट के जरिए वो लेके गया वहाँ तक और गाड़ी को आग लगाई, और चला कैसे गया, ये बड़ा सवाल हो रहा है। टोल प्लाजा से भी क्रॉस किया उन्होंने। देखिए, नंबर प्लेट इसके ऊपर जो है वो नहीं लगी हुई थी, ये बगैर नंबर प्लेट के डिफेंस के इलाके में ये गाड़ी करके आसपास ही इस्तेमाल करते थे। तो जो इनकी मुस्तफा की वाल इनकी जो कंप्लेनेंट है, इनका कहना है कि जब ये घर से लेके गाड़ी अगर दूर जाना होता तो ये नंबर प्लेट लगा, तो ये अपनी विसिनिटी में अगर इन्होंने यूज करनी होती तो बगैर नंबर प्लेट की, अगर स्ट्रीट्स में यूज करनी होती तो बगैर नंबर प्लेट के यूज करते थे।
तो ये बगैर नंबर प्लेट के ये गाड़ी इस्तेमाल कर और रहे थे। गाड़ी को आग कहाँ लगाई और कहाँ यानी रॉड तो उसने घर पे मारी है मुमकिन, यानी ये बताया जा रहा है, लेकिन जहाँ जलाया गया वो कौन सी जगह थी? इनको हब के बलोचिस्तान में वहाँ लेकिन पर। ये हैरानकुन बात नहीं है कि हब कैसे पहुंच गई विदाउट नंबर प्लेट इतनी गाड़ी? दूर ले जाया गया तो इसमें तो ये देखिए वो इनकी एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी है यार। जो भी मुल्जिम है वो एक क्लेवर मुल्जिम है, उसने एक प्लान आउट किया है। तो वो देखें ऐसे काफी रास्ते मिल जाते हैं जिनके रास्ते से सीसीटीवी फुटेज मिली किसी रास्ते में आपको? यही और अगला सवाल टोल है। प्लाजा पे एटलीस्ट मिली होगी, वहां से तो क्रॉस किया है ना या नहीं किया वहां से? देखें उसकी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं वो तो सेव है। अच्छा। अब उनमें से जो मजीद जो चीजें जो जिन रूट से वो जो कंफर्मेशन ऑफ द रूट है वो ये मुल्जमान कराते हैं, और उसकी अभी कंफर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन के बाद उसकी कंफर्मेशन होगी तो फिर उसके ऊपर कोई हद में बात की जा सकती है। अच्छा, मतलब अभी खुल के ज्यादा चीजें नहीं बताई जा टोल सकती। प्लाजा से गुजरी है, इसकी कंफर्मेशन तो देखिए उसमें जाने का रूट बताना जरूरी है, लेकिन उसको जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे उसको अच्छा, अभी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई है। सही। ठीक है, ठीक है। तो मुझे मेरा ये सवाल था कि ये आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की, तो ये इस तरह के लंबे टाइम तक किसी को लेके जाना या निकलना, तो सीसीटीवीज की क्या कमी है? वो तो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट अभी तक हाँ, बिकॉज होना चाहिए ना। आई थिंक ये देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो नंबर प्लेट से कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, वो एक जो सीसीटीवी जहाँ तक हमारी मालूमात हैं कुछ सीसीटीवी इनके घर के आसपास कुछ जो मिली थी। फिर इनके पास जो रूट ये लेते हैं वो रूट ऐसा लेते हैं जिनके ऊपर मिनिमम जी इस तरह का और चेक टाइम पोस्ट हो, इस तरह का हो सिक्योरिटी। गया, वो उसमें कैमरास जो है वो काम अच्छा, करते हैं, आला लाइट कत्ल से मुतालिक कुछ आप बता सकते हैं? वो बरामद हुआ है, उसमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं अरबखान हाँ, कुरैशी उसकी के? फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है अब। जी अगर काइंडली दोबारा आला कत्ल की जो रॉड है या जो फिर रॉड जिससे है। मारा देखिए, गया, आला क्योंकि वो कत्ल ड्राइवर तो के इसको पास आप कह मिला है नहीं- ना आपको? देखिए आला कत्ल आई डोंट नो कि क्यों इसको आला कत्ल कह रहे हैं, जब अभी वो वजह कत्ल ही डिटरमिन नहीं हुई तो आला कत्ल कैसे अच्छा, ठीक है। तो अभी लेकिन तो वो ये- रॉड देखिए, आपने पहले जिससे तो- भी मारा है, यानी उससे मरा है या नहीं, या जख्मी हुआ कन्फेशन है? के मुताबिक तो ये कहा गया था कि एक रॉड उससे मारी जो गई है घर हाँ। पे ही। चलिए आला जी, वो टॉर्चर बोल उसमें लीजिए। देखें उसमें चीजें जो की गई उसमें एक गन की शॉट से जो इनको लगे हैं नहीं लगे हैं वो सारी कुछ चीजें हैं जो रिपोर्ट्स में सामने आएंगी। अच्छा। फिर ये भी सामने आएगा रिपोर्ट्स में कि इनकी जो वजह जो है वो डेथ है, कॉज ऑफ डेथ क्या थी और किधर थी। ये सारी रिपोर्ट्स मेडिकल रिपोर्ट्स का जो है वो इसके लिए जरूरी है इनको वेरीफाई करना। तो उससे पहले जो भी चीजें होंगी वो देखें क्लेम्स तो आप कर सकते हैं, कुछ भी और कर सकते हैं, एक लेकिन मुझे उसके चीज अभी- बताइएगा, अरमगान और इनके वालिद जो हैं, क्या एक्टिविटीज थी, सरगर्मियां क्या हैं? ये भी सुनने में आ रहा है कि इससे पहले भी एफआईआर्स अरमगान पे दर्ज हो चुकी हैं, और जिस जगह ये काम क्या कर रहे थे वैसे, इससे मुतालिक इस डिटेल्स मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मौजूद है इसका जी। इसके ऊपर मुतअद्दिद जो है वो एफआईआर हैं और ये एब्सकॉन्डर था। इसके ऊपर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की भी कार्रवाई जारी थी कोर्ट की तरफ से। और इनका जो काम है वो ये ऑनलाइन कोई इनका कॉलिंग सेंटर टाइप का कोई काम है। उसके लिए जो भी मुतलका इदारे हैं हमने उनको लिखा है कि इनका डिटरमिन करें कि इनका इस हवाले से अगर कोई आस्पेक्ट है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, बल्कि उसके ऊपर कॉग्निसेंस लें जो जिसकी भी जुरिस्डिक्शन बनती है। तो वो हमने अपने हवाले से उनको कार्रवाई करके उनको इतला दे दी है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी वाक़े में जहाँ पर पुलिस रेड करती है और ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जिसका मैंडेट किसी और इदारे के पास होता है तो उसको आगाह किया जाता है। तो हमने अपनी हवाले से रिपोर्ट भेज दी है, उसमें अब जो मुतलका इदारे हैं वो तहकीकात अच्छा जी। वो कर सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें जो है वो सामने आई थी। इनकी वालदा मोहतरमा का कहना यह था कि किसी लड़की के सिलसिले में जो है वो लड़ाई हुई है और उसकी वजह से ये कत्ल हुआ, और ड्रग्स का भी एक एंगल निकाला गया है। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है साबित हुई है कि वो दुरुस्त है? देखें अभी इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हमारी तहकीकात के मुताबिक अभी उसके जो हमारे एविडेंस है उसको सपोर्ट नहीं करती। जब तक कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसका मौजूद नहीं होता तो हम इसको। अनिल साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो हमने इब्तदा की सेगमेंट की, हमने यही बात की कि रेजिडेंशियल एरिया में ये इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, लीगल एक्टिविटी हो रही है जी। तो क्या मजीद अब आप छापे मारेंगे या इससे पहले अवेयर नहीं थे आप कि ये कुछ हो रहा है? कराची के कितने इलाकों में ये सब एक्टिविटीज चल रही हैं? देखें छुप के कोई अगर कोई एक्टिविटीज करते हैं तो कुछ अर्सा तो वो चल सकती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सकती हैं। देखें वो एक्सपोज होनी है। अगर कोई 6 माह 8 माह 1 साल करते हैं या कुछ एक्टिविटी ऐसी चलती है तो वो किसी न किसी हवाले से कॉग्निसेंस होती है। ये पहले जिस इलाके में कर रहे थे वहाँ पर इनके ऊपर कार्रवाई की गई है।
अच्छा, अभी आपने कहा ना कि absconder थे वो, तो है ना? इन्होंने उसके अलावा वहाँ से जो है वो ये जगह चेंज की है, वहाँ से इन्होंने एक जगह शिफ्ट करके नई जगह पर आए हैं। इनका वारदात का तरीका जो हमने इनसे तहकीकात की है वो यही है कि कुछ अर्सा ये एक जगह रहते हैं फिर चेंज कर देते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी ये इनकी जब रिपोर्ट सामने आना शुरू होती है, जब ये मुतल्लिका इदारों तक ये चीज़ें पहुँचती हैं और ये खुफिया तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये एक्सपोज होना शुरू होते हैं तो ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। इनके ऊपर जब भी जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो एक्शन लेते रहते हैं गाए बगाए, लेकिन ये कुछ अरसे तक तो देखें ये चल सकती है। 4-5 महीने तक किसी को बगैर बताए वहाँ पर आप एम्प्लॉइज रख सकते हैं, लोग रख सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी नहीं है। थैंक यू सो मच अनिल, थैंक यू, शुक्रिया अनिल आपने हमें हैदर ज्वाइन किया। एसएसपी एवी साथ है और केस की तफ्तीश से मुताल्लिक हमें बता रहे थे। नुमाइंदा 365 न्यूज़ अली वासे मौजूद है उस जगह पर कब्रिस्तान में जहाँ कब्र कुशाई हो रही है मुस्तफ़ा की, जिसको कत्ल किया गया। तो अली वासे से जानते हैं सूरत हाल। जी बिल्कुल, आज इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, जिसकी आज अदालती हुक्म के बाद जो है खबर कुशाई की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मवाज कोर्ट, मेरे अकब में मेरे कैमरामैन जुल्फ़िकार दिखा सकें कि मुस्तफ़ा आमिर की जो खबर है वो 97440 की बताई गई है। जब से अब से कुछ देर बाद जो है वो खबर कुशाई का जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें पुलिस हुकाम की तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। 3 यहाँ टेंट लगाए गए हैं, जबकि पुलिस सर्जन के साथ साथ जो है अदालती जो अमला है, मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ आएगा और बाकायदा तौर पर जो है खबर कुशाई की जाएगी। जबकि खबर कुशाई के बाद जो है वो DNA के सैंपल लिए जाएंगे। जबकि याद रहे कि जो मुल्ज़मान की जानिब से एतराफ़ जुर्म भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो है खबर कुशाई के बाद जो है वो लाश एक बार फिर जो है वो ईदी सरखाने मुंतकिल कर दी जाएगी। जी, तो मुस्तफ़ा की खबर कुशाई हो रही है। अब देखना यह है कि फॉरेंसिक्स यानी कैसे हमारा जो सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन तो उस पर बड़े सवाल हमेशा से जो केसेस रहे हैं। चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? ये कब तक इस तरह के, जब तक कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी तो इसकी निशानदेही क्यों नहीं हो पाएगी? और इसी के साथ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक से आप वापस आएंगे। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। और राइज एंड शाइन के साथ साथ हमारा सबसे अहम जो टॉपिक है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है, और वो 23 फरवरी को होने जाने वाला जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया के मुतालिक। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट को यहाँ बुलाया है। बात सितारों तक पहुँच चुकी है, बात सितारों तक पहुँच गई है और हम चाह रहे हैं कि वो टकरा कर हम तक आ जाए। ठीक है, इसी तरह कोई सितारा इधर से उधर आए और वो टूटे और फिर हमारा बिल्कुल चांस बन जाए। जी, अली मोहम्मद खान हमारे पास बैठे हैं और ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दालिया, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब मुझे बताइए कि हम और मजीद ठीक ठाक कैसे होंगे? पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होने वाले हैं 23 फरवरी को इंडिया के खिलाफ? पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान की पाकिस्तानी टीम के हालात, देखिए पेट्रियटिज्म जो है ना, मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, इस पर जी देखें, इसमें एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान, सबसे पहले कि मैं नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। पाकिस्तान अगर टाइमिंग थोड़ा पाकिस्तान का, जैसे इन्होंने 2 बजे टाइम रखा है मैच का, अगर ये अर्ली मॉर्निंग में होता 8:30 बजे तो फिर बहुत अच्छा हो सकता था पाकिस्तान के। अभी भी सूरत हाल ये है कि रिजवान जो है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग पहले करता है और उसमें जो मुझे लग रहा है किरदार रिजवान का बड़ा अहम किरदार रहेगा, शाहीन आफरीदी का बहुत अहम किरदार रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। बाबर आजम का भी किरदार रहेगा, लेकिन बाबर आजम को थोड़ा सा संभल के खेलना होगा। मतलब वो मुश्किलात उनके साथ बहुत होंगी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलेगा। जो रिजवान को तो मशवरा देते हैं भाई रिजवान आए ना मैच, मैं तो 8:30 बजे आऊंगा। बाबर आजम तो बहुत ही संभल के खेल रहे हैं, इतना तो संभल के नहीं। सितारे क्या कह रहे हैं? सितारे क्या कहते हैं? सितारे देखिए मुश्किल पाकिस्तान के लिए कितने रन बनाएंगे रिजवान, यानी एक अंदाजा 50 प्लस रिजवान जी। और बाबर आजम? बाबर आजम के लिए 50 के अंडर 50 के अंडर बाबर आजम। अच्छा, और शाहीन शाह बॉलों पे है ये। वो 50 ओवर्स की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, और अपना अच्छा, वैसे हम जो हंसी मजाक कर रहे हैं थोड़ा सा आप भी हंस सकते हैं, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी कितनी विकेट्स लेंगे? क्या अच्छा परफॉर्म करेंगे? बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। शाहीन आफरीदी जो है मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 3 विकेटें लेने का
बहुत इनका। अच्छा। और बहुत सिग्निफिकेंट जो है ना, बहुत अहम तरीन विकेट लेंगे वो, वेरी गुड। जैसे विराट कोहली हो गया थोड़ी सी है। या तो ये सितारों के मुताबिक है जी बिल्कुल सितारों का। और उधर से आ जाए भारत की तरफ से विराट कोहली मेन उनके कप्तान रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा कितने रन बनाए? रोहित शर्मा 50+। 50+ जी। और विराट 70+। विराट जो है ना भाई, पाकिस्तान के हाँ। खिलाफ तो पता नहीं क्या हो जाता, हर टीम से विराट जो है ना वो नहीं खेलता। मैं चाहती हूँ हम अडॉप्ट कर ले विराट को। नहीं, हमें देखिए, हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, हमें लोगों को ग्रो करने की जरूरत है। और एक इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत प्रेशर होता है। ठीक है। जब भी इंसान किसी चीज़ का प्रेशर लेता है ना, तो उसके ऊपर वो मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मुश्किल काम है। सही। हम जब अर्ली एज में एग्जाम दे रहे होते हैं ना, 9 के मैट्रिक के, तो हमें लग रहा होता है, लेकिन जब हम ग्रेजुएट या हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दे देते हैं, तो हमें फिर आप देखें ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में कितना रिलैक्स होकर पेपर दे रहे होता है। रिलैक्स में याद ही नहीं रहता मुझे, तो मुझे याद ही नहीं मैंने क्या पढ़ा। अच्छा, पांड्या की बात करें, ऑलराउंडर भारत का जी, विकेट्स भी लेगा और खेलेगा भी, क्योंकि बड़ा डेंजरस है वो। और पाकिस्तान के खिलाफ तो पांड्या को पता नहीं क्या हो नहीं, जाता है। विकेट्स उसकी अच्छी हैं, विकेट्स के चांसेस हैं, लेकिन जैसे बैटर के तौर पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन क्रिकेट मोहम्मद शामी फास्ट बॉलर, उसके भी अच्छे इम्कान हैं, लेकिन वो 1 विकेट या 2 लेगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। 1 या 2 लेगा। अगर इसमें पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले, 1-2 इज आल्सो इनफ। 1-2 बहुत है। अच्छा, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर लेता है तो फिर बात- इम्कान पाकिस्तान के जीतने के हैं। अगर पहले बैटिंग कर लेता है और थोड़ी सी पाकिस्तान संभल के खेले, पहले बैटिंग कर ले। पहले बैटिंग कर ले। अच्छा, तो उसमें तो हमें टॉस भी जीतना पड़ेगा, टॉस जीतना क्योंकि पड़ेगा, वो तो कभी भी नहीं नहीं देंगे होने वो। वाला। हाँ, वो तो कभी पहले बैटिंग हमें नहीं देंगे। अच्छा, तो आपने टाइमिंग के हवाले से कहा कि अगर टाइमिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग हो जाती तो हमारे जीतने के चांसेस हैं। डेट के हवाले से अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें। डेट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जी। संडे है, लेकिन संडे हमेशा पाकिस्तान को फेवर करता है फेवर करता है। जी। अच्छा। इंडिया का जो जायचा है उसमें इंडिया का टॉरस है, असेंडेंट, ताले पैदाइश बुर्ज सौर है। पाकिस्तान का जो ताले है वो हमल है। तो जोहरा सितारा जोहरा जो है उसकी शम्स के साथ नहीं बनती। हमल जो है वो क्या होगा अंग्रेजी में? एरीज। पाकिस्तान का एरीज है पाकिस्तान का। तो एरीज मार्स है उसका लॉर्ड, मार्स की सन के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो पाकिस्तान के डे की वजह से चांसेस हैं जीतने के, लेकिन कम चांसेस हैं। 30-70 का आना आपने? नहीं, पाकिस्तान के 40% चांसेस हैं, 60 हाँ 40-60 के चांसेस हैं। अच्छा, और सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन होंगे जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के? देखिए, सेमीफाइनलिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के भी चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और उधर से 2, यानी 4 होंगे ना? 4। पाकिस्तान के भी इम्कान है। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत गया तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। और इम्कान हैं कि रिजवान की, चूंकि प्लेनेटरी पोजीशन मेरे पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये तो मैंने पाकिस्तान के जायचे से बताया है जो आपको prediction दे रहा हूं। अगर रिजवान का बहुत अच्छी कोई दशा चल रही है, अच्छी प्लेनेटरी पोजीशन चल रही है और रिजवान लीडर है, चूंकि उसका जायचा सब जो मेलिफिक इफेक्ट है उनको नलीफाई कर देगा और वो रूल करेगा। अगर पाकिस्तान जीत गया, क्या मतलब रिजवान का अच्छा टाइम चल रहा है। अच्छा, तो हमारी अभी बॉलिंग और बैटिंग के हिसाब से बात कर लेते हैं कि बॉलिंग और बैटिंग में कौन सी बेहतर, क्योंकि अब तक तो हमने थोड़ी बहुत बैटिंग में देखा है, बॉलिंग में हमारे कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से दुनिया में Exactly. मशहूर है। आप देखें बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं, इमरान खान, बिल्कुल ऐसे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अब्दुल कादिर, शोएब अख्तर, मतलब जैसे कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, उनका एक नाम था। लेकिन एक उसके बाद शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मोहम्मद आमिर हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने प्रॉपर या तो इस वक्त फोकस नहीं है कोई, तो मतलब सितारे क्या बताते हैं? आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस रहेगी पाकिस्तान की बॉलर्स में से किसी की? बिल्कुल सीरीज में रहेगी, थ्रू आउट सीरीज रहेगी। सीरीज में रहेगी, सीरीज में हम रहेंगे नहीं इंशाल्लाह। और उसमें से किस बॉलर के चांसेस आपको ज्यादा लगते हैं? शाहीन अफरीदी के। शाहीन अफरीदी के। शाहीन अफरीदी, सही। और कौन जीत रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल सितारों देखें इनके मुताबिक? इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं। इंडिया के? अरे वाह, क्या पता सितारों में भी कुछ किया हुआ है क्या उन्होंने? नहीं किया नहीं। देखिए, असल में जो चीजें सेलेक्ट की जाती है ना, टीम बनाई जाती है, उसमें देखा जाता है कि इस बंदे के क्या, पहले तो उसका टैलेंट इंडिविजुअली होता है जी, इंडिविजुअली इंडिया में देखा जाता है ये बाकायदा। ठीक है। जिसका अच्छा टाइम चल रहा होता है वो रखा जाता है, उसको बाकी को ड्रॉप आउट कर देते हैं। आप देखें ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को एक वक्त में आके ड्रॉप आउट कर दिया गया। तांत्रिक वगैरह ये काम करते हैं? नहीं, एस्ट्रोलॉजर करते हैं। तांत्रिक तो जादू टोना करते हैं। एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन पे मबनी इल्म है, उससे आप फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं। और ये कैसे होता है, जरा मुझे बताइएगा जरा। देखिए, वो जो लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ली जाती है, ठीक है। उनका पीरियड देखा जाता है कि उनके सितारों के दौर कौन से चल रहे हैं, अच्छे दौर चल रहे हैं, वो इस डेट में इतनी एज है उसकी, कौन सी दशा चल रही है, वो देख के फिर उसके हिसाब से उसको रखा जाता है। और ये साल किसके लिए बेहतर साबित होगा? ये साल का नंबर 9 है। ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ये साल चेंजेस का साल होगा, तब्दीली का साल। अच्छे तब्दीली का तो नारे बहुत लग रहे हैं। तब्दीली, हाँ तब्दीली तो कब से है, लेकिन हो नहीं रहा। हाँ। अच्छा, एक और सवाल कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है
तो पाकिस्तान कितने रन बना लेगा? 280 से लेके 320 तक अगर हम रखें मार्जिन, हाँ, उसमें कितना होगा अंदाजा? मेरे हिसाब से 270 से 280 के दरमियान बना लेगा। 280 अच्छा 270 स्कोर है क्या ये? वही कैपेबिलिटी हमारी की, जो जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक ही बनेंगे ना। हमेशा हम ये कहते हैं 280, तो वही। अच्छा, और भारत अगर बनाता है, पहले बैटिंग करता है 325 पाकिस्तान क्या चेस कर पाएगा ये? आप अंदाजा कर सकते हैं। मतलब हमें लग रहा है कि बॉलिंग फेल। मतलब ये है कि वो जो आपने अपना बड़ा टीवी लिया है ना, आप उसको कहीं बेच दें या फिर कुछ कर लें, वो काम नहीं आने वाला। नहीं नहीं तो वो जो उन्होंने कहा था, तौसीफ साहब ने कहा था कि पहले तो मसले पे बैठ जाएं आप, सारी आवाम। जी प्रोड्यूसर साहब क्या कह रहे हैं, आप क्या बात करें थोड़ी सी? मुसल्ले पे देखें। अच्छा, पाकिस्तानी मईशत की बात है। पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर कैसा कुछ रिलीफ मिलने वाला है लोगों को या नहीं? मईशत कहाँ जा रही है? मईशत देखें अभी तो बेहतरी की तरफ जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में चल रहा है। स्टॉक ही बेहतर चल रहा है बस। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जुलाई अगस्त के बाद बड़ा चेंज आएगा पाकिस्तान में, पॉजिटिव चेंज आएगा। जी जी, मईशत में, फाइनेंसेस में कुछ चीज़ें तब्दील होंगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के मामला बेहतर होने जुलाई में चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, हुकूमत चलती रहेगी? मई जून हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, हैवी, मतलब खतरनाक। मई जून मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहाँ चेंज होने यानी कोई मिड टर्म? हाँ, चेंज लेकिन मिड टर्म नहीं। जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है आज, उनका बयान आप कुछ? मैंने तो खैर उन्होंने कहा है कि जमहूरियत को ही का ही तसलसल आगे बढ़ता रहना चाहिए, देखिए वो और तो कोई और सिस्टम नहीं आना चाहिए। तो कोई और सिस्टम नहीं होगा, लेकिन टेम्परेरी तौर पे कोई और सिस्टम आएगा जमहूरियत आने तक। देखिए टेक्नोक्रेट, हाँ ये कह सकते हैं आप, या टेक्नोक्रेट या कोई और चीज़ में। देखिए एग्जैक्ट सिचुएशन में नहीं जानता। मई जून का महीना मौजूदा हुक्मरानों के लिए, जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म, उनके लिए बहुत टफ टाइम है। अरे भाई, आप क्रिकेट से बढ़ के आपने तो कुछ ऐसी खबरें, ये निशानदेही जो की है, जेल के अंदर के मामला बेहतर होंगे। हाँ बिल्कुल, जेल के अंदर के मामला बेहतर होंगे। चले, खास हमारी जो ये जो वजारत उज़्मा का ओहदा है, इसके साथ एक कर्ज लगी हुई है। एक कर्ज लगी, उस कर्ज को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा। और कैसे टूटेगी कर्ज तोड़ने का कोई तरीका है, वो मैं कभी बताऊंगा। बस वो तरीका हमें भी पता है, लेकिन अमल नहीं हो सकता उसमें। नहीं, अमल होगा। देखिए अमल होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कोई जिम्मेदारी मिलती देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, फ्यूचर में चूँकि बिलावल भुट्टो साहब का एक मैंने जायचा बहुत, उनका पास उनका वाहिद एक हैं जिनका एक्यूरेट जायचा हमारे पास है। अच्छा, सही, हाँ, कुछ बताइए प्लीज। वो कराची में पैदा हुए, फरीदून सेठना डॉक्टर थे जिन्होंने उनकी बर्थ में मतलब किया। बीबी साहिबा थी, डॉक्टर थे वही। तो वो फरीदून सेठना बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जी जी जी, आप जानती होंगी उनको। जी, मेरे डॉक्टर वही थे, मेरी भी पैदाइश। अब मेरे ख्याल से शायद इंतकाल हो गया। अब उनका बेटा बैठता है। जी जी, तो उनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास है। सही, बिलावल साहब का। उनके जायचे में बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि वो मतलब राजा बनेंगे, राजयोग बना हुआ, उनको वज़ारत उज़्मा का ओहदा मिलना ही मिलना है। और कब? अब ये कब, थोड़ा सा इस मामले में आप कह लें कि मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 से 3 साल है उनके पास। 2 से 3 साल। और मौलाना साहब का हर ऐसे खेलते रहेंगे। उनको कोई सिग्निफिकेंट रोल मिलता दिखाई नहीं दे रहा। ज़्यादा ज़्यादा उनको KPK में वज़ारत आला का ओहदा उनके बेटे को दे दिया जाए तो ये भी इम्कानात है फ्यूचर में, अभी नहीं। अच्छा, लेकिन बिलावल साहब के जायचे में बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि वो 2 साल में, 3 साल में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बैठेंगे। और यहाँ कैसे तब्दीली आएगी? उसी तब्दीली का जो बड़ी तब्दीली आई, उसी का पेशखैमा इधर भी इफेक्ट आएगा। ये तो आपसे फिर दोबारा निश्चित लगाएंगे। जी जी, ये तो बहुत छोटी छोटी हमने सरसरी किस्म की भाई एक हम प्लान करते हैं, एक परवरदिगार प्लान करता है जी। और परवरदिगार का जो प्लान होता है ना, वो हम इल्म नजूम की रोशनी में कुछ थोड़े बहुत इशारे जानते हैं। लेकिन ये गैब का इल्म नहीं है, कैलकुलेशन है। जैसे डॉक्टर ECG देखता है, बाद दफ़ा मैं खुद रेडियोग्राफर रह चुका हूँ, हमारे पास अल्ट्रासाउंड में जेंडर चेक करते हैं, बर्थ होता है, पता चला वो बच्चा इस पोजीशन में था कि वो जेंडर चेक नहीं हो सका, बच्चा बेबी मेल हो गया। हमने कहा जी मेल नहीं था, वो तो फीमेल था। वो तो अल्लाह ताला तमाम एब्सोल्युटली। बड़ी कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी आपके पास से, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, और क्रिकेट से हटके जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो तो तबाहकुन थी। मेरी ज्यादा स्पेशलिटी पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी पे, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी ब्रांच है हमारी, उसमें ज्यादा मेरी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी भी है और पॉलिटिक्स में भी जैसे जैसे आगे आपको जरूर हम ज़हमत देंगे अपने शो पर। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो भाई ये कहाँ से बात चली और कहाँ पहुंच गई कि आप भी स्पीचलेस हो गई और मैं भी एक बिल्कुल अजीब सी कैफियत से हो गई कि आगे सवालात क्या करने हैं। शो कैसा लगा आपको ये बताइएगा, और आपको कैसा आपने एंजॉय किया? मुझे बहुत मजा आया सुहेब, आपके साथ बहुत मुझे हेल्प हुई। मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज मेरा न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, नहीं बहुत कुछ पता है एंटरटेनमेंट से है, बट ये कि बहुत मजा आया। होपफुली कि नाजरीन को भी बहुत पसंद आया होगा, और फिर सरवत आपको ज्वाइन करेंगी। शी इज वंडरफुल, शी इज फैंटास्टिक, और आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें इजाजत दीजिए, फीडबैक देते रहिए, राइज एंड शाइन देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।